chapter number 8 of CSET, paper number 3, that is EVE, Economics and Business Environment. Chapter number 8 हमने start किया हुआ था, that is the key governmental institution, जिसमें हम अलग अलग institutes के बारे में पढ़ रहे थे. The last which we have covered is the SEBI, which is a very important one, and so is the today's topic, that is IBBI, NCLT and NCLAT. तीन ही टॉपिक हमारे रह गए. आफ्टर दैट वी विल बी कंक्लूडिंग आवर दिस चैप्टर. सबसे पहले मैं आपको जो करवाने जा रहा हूँ दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा जी. इससे पहले कि मैं आपको IBBI बताऊं, आपको IBC के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको हम डी कोड कह के भी बुलाते हैं. सो वो कहता है कि जी IBBI जो है, देखिए एक कोड के अंदर एक एक्ट के अंदर एक जो सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है, तो एक कोड हमारे पास कौन सा है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. उसके अंदर जो मेन सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, जो सबसे मेन अथॉरिटी है, जो रूल्स बनाती है, जो उसको मॉडिफाई करती है, जो कानून पास करती है, दैट इज द IBBI. तो IBC को पहले समझेंगे और IBC के अंदर, इस कानून के अंदर जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, जिसको सारा सुपरवाइजरी काम दिया गया, एग्जीक्यूशनरी वर्क दिया गया, दैट इज द IBBI. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है, ये 2016 के अंदर हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, वो अब तो नहीं रहे, बट लेट श्री अरुण जेटली इसको लेकर आए. क्या जरूरत थी इसको लेकर आने की, वो आप ध्यान से सुनेंगे. हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज इंसॉल्वेंट हो रही थी. इंसॉल्वेंसी तो आप समझते ना, जिसके अंदर हम कहते हैं कि सर हमारी लायबिलिटीज ज्यादा हैं और हमारे एसेट्स कम हैं. लेट अस से एक कंपनी है जिसकी देनदारी है 5 करोड़ की, लेकिन उसके पास जो कुल जमा एसेट्स हैं वो हैं जी 2 करोड़ के. अब वो कहता है कि सर आए दिन लोग मेरे से पैसे मांगते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, अपने पास पैसे नहीं है. तो वो कोर्ट के पास जाता था और वो कहता था कि सर वही हमें ना आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, हमसे ये नहीं अब चलेगी जी कंपनी, बिकॉज हमारी देनदारियां बहुत ज़्यादा हो गई, एसेट्स बहुत कम है और हमें लगता नहीं फ्यूचर में भी हम इसे कवर अप कर पाएंगे. इन दैट केस कंपनीज को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता था, उनके सारे एसेट्स को बेच दिया जाता था. सभी एसेट्स को बेच के जितने भी रुपए मिलते थे, लेटर से उन्होंने 2 करोड़ के एसेट्स अपने बताए थे, उसमें से कुछ एसेट्स कई बार वैल्यू से ज्यादा के बिक जाते हैं, कुछ एसेट्स वैल्यू के कम के बिकते हैं. तो हम एक लिक्विडेटर अपॉइंट करते थे और वो लिक्विडेटर एक एक करके कंपनी के सारे एसेट्स बेचता था, जिसमें थोड़ा टाइम लगता था, बिकॉज कंपनी के पास कोई 1-2 एसेट्स नहीं होते, कोई 1-2 फैक्ट्रीज नहीं होती और 1-2 शहर में नहीं होती है. इट इज स्कैटर्ड पैन इंडिया और कई बार तो आउटसाइड इंडिया भी उनके एसेट्स लोकेटेड होते हैं. तो एक एक करके पहले तो सारे एसेट्स की लिस्ट बनाओ, फिर सबको बेचो. बेचना भी इतना आसान थोड़े ना है, ये कोई सोना चांदी या कोई छोटे मोटे एसेट्स थोड़े ना है, पूरी की पूरी फैक्ट्री बेचनी है, लैंड बिल्डिंग ऑप्शंस करवानी पड़ती थी. सो इट वाज क्वाइट क्यूम्बरसम प्रोसेस, बड़ा लेंथी प्रोसेस ही हुआ करता था और कंपनीज की इंसॉल्वेंसी के अंदर बहुत ज्यादा टाइम हमें लगाना पड़ता था. और अलग अलग एक्ट, कंपनीज एक्ट भी ये बात बताता था कि इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो क्या होगा. बैंक्स ने अपना अलग से एक सारफेसी एक्ट बना रखा था. उसके अलावा कंपनी लॉ बोर्ड में कुछ केसेस चले जाते थे. तो जो पर्सन ने कंपनी से पैसे लेने होते थे उसे समझ ही नहीं आता था कि मैं कौन से कानून में जाकर कौन से डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाऊं कि जी मुझे मेरे रुपए मिल जाए. ठीक है, इट वॉज वेरी लेंथी. एक ही चीज को अलग अलग कानूनों में कवर किया जा रहा था, जिसकी वजह से बोरोवर, जिसने कंपनी से पैसा लेना था, उसको समझ नहीं आता था कि मैं कौन से एक्ट में जाऊं. ठीक है, अब 2016 में हमने क्या किया, हमने सभी एक्ट्स को मर्ज कर दिया.
सभी एक्ट्स के अंदर जो इंसॉल्वेंसी की प्रोविजन थी उसको मर्ज कर दिया, और हमने क्या कहा कि अब से अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होके बंद हो रही है तो उसके ऊपर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। अब वो पैसे बैंक ने लेने हो तो बैंक को भी सार्फेसी में नहीं जाना, उसको भी आईबीसी में ही आना पड़ेगा। बैंक के अलावा जैसे मैंने कहा सर मैं इस कंपनी का सप्लायर हूं, मैंने इनको 5 करोड़ का मटेरियल दिया था, उसमें से 1 करोड़ की पेमेंट अभी आनी बाकी है। मैं कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं हूं, मैं कोई एफआई नहीं हूं, तो मैंने कहा सर मैं कहां जाऊंगा, कहता आप भी आईबीसी के अंदर ही आएंगे। एम्प्लॉई कहता है कि सर मुझे इस कंपनी ने 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी, मुझे भी पैसे लेने हैं इस कंपनी से, मैं कहां पर जाऊं, तो हमने कहा कि सर आप भी अब आईबीसी में ही जाएंगे। पहले ये सभी लोग अलग अलग एक्ट में जाते थे जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन थी और ये प्रोसेस इतना डिले होता था मैं आपको बता नहीं सकता। आप गेस करिए, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया के अंदर पिछले 40 साल में एक कंपनी को लिक्विडेट, जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है उसको लिक्विडेट मतलब सारे एसेट्स को बेच के सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता था? 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितना? मैं क्वेश्चन समझ में आया? एक कंपनी को लिक्विडेट करके उसके सारे एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पे ऑफ करके उस कंपनी को बंद करने में कितना टाइम लगता था एवरेज? द करेक्ट आंसर इज 26 ईयर्स। ये एवरेज है, ठीक है, मतलब किसी में 40 साल लगते हैं, किसी में 10 साल। एवरेज मैं आपको बता रहा हूं कि एक कंपनी को बंद करने में 26 साल लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी इनएफिशिएंसी से पहले काम हो रहा था, कितनी ज्यादा जरूरत थी इस कोड की। कौन सी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और इसने काम को बहुत स्ट्रीमलाइन किया जी। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट, बिग क्रेडिट टू देम कि उन्होंने मेहनत की और इस तरह का कोई कोड वो लेकर आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब हमारे देश में क्रेडिट डिसिप्लिन आया। पहले ऐसे ना इतनी बार सुनने में आता था, मैं आपको बताता हूं। लेट से एक छोटा वेंडर है, ठीक है, और वो एक बड़ी कंपनी को अप्रोच करता है और वो कहता है कि सर आप मेरे से सामान खरीदा कीजिए। लेट से कोई भी डीएलएफ, और डीएलएफ उसको कहती है कि चलो ठीक है, हम आपसे साल में 5 करोड़ 10 करोड़ का सामान लेंगे, ठीक है। अब उस वेंडर के लिए 5 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है और वो खुश बहुत है जी कि कंपनी ने, इतनी बड़ी कंपनी मेरे साथ जुड़ गई है और अब तो मैंने सारा इन्हीं को बेचना है, सारा कुछ इन्हीं को सप्लाई करना है और मेरी तो अब जिंदगी सुधर जाएगी। और अगर आप देखें तो डीएलएफ जैसी कंपनी के लिए 2, 4, 5 करोड़ बहुत छोटी अमाउंट है, लाइक 5-10 रुपीज। अब क्या हुआ, इसने मटेरियल भेजा जी उधार वगैरह, इसके पास कहां से इतने रुपए आने थे? इसने उधार वगैरह पकड़ा, बैंक से सीसी लिमिट ली, पड़ोसी से, फ्रेंड से, सबसे उधार वगैरह लिया, माल तैयार किया और डीएलएफ को बेच दिया। डीएलएफ ने क्या कहा कि सर क्वालिटी में आपका सामान पास नहीं हुआ, हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब लेटर से डीएलएफ थोड़ा अनएथिकल यहां पे प्ले कर रही है, कंपनी की पेमेंट ही रोक दी, उन्होंने उस वेंडर की पेमेंट ही रोक दी, उसको 10 पैसा 20 पैसा कुछ भी पेमेंट नहीं किया, उसकी पेमेंट रोक दी। अब वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा है जी डीएलएफ के सामने और कहता है कि सर मुझे मेरी पेमेंट कर दीजिए। डीएलएफ कहता है कि जी हम तो नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स से 1 सेकंड के लिए हम ये भी समझ लेते हैं कि जी डीएलएफ के मन में बेईमानी आ गई, बड़े वेंडर के मन में, बड़ी कंपनी के मन में 1 सेकंड के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से उसकी मैलाफाइड इंटेंशन है। अब उसके पास क्या रिजॉर्ट है जी? वो वेंडर कहता है कि सर मैं क्या करूंगा, वो आपके पास आता है, आप कहते हैं सर कंपनी पे केस कर दो। कंपनी कहती है कि जी हमारे ऊपर तो 400 केस पहले से चल रहे हैं, एक और हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है, हमने तो अपनी प्रॉपर लॉ की एक टीम बना रखी है, जिस बंदे को साल का 50 लाख रुपया देते हैं, फर्म है जी हमारे पास तो 40 एडवोकेट की सेना है जो दिन रात हमारे लिए ही काम करती है। जहां पे वो 400 केस हैंडल करते हैं, 401 हो जाएंगे। डीएलएफ कहता है हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, जिंदगी आपकी निकल जानी है। वो जो वेंडर है
वो कहता है बेचारा कि सर मेरी तो दिन रात पूरी उम्र निकल जानी है कोर्ट कचहरी के चक्कर के अंदर, और कोई सुनवाई नहीं थी। पहले कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन अब जब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया तो इन्होंने कहा कि जी सिर्फ बैंक्स नहीं, अदर देन बैंक भी, अगर किसी ने कंपनी से पैसा लेना है और वो क्लेम प्रूव हो जाता है कि वो अनडिस्प्यूटेड है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है, इन दैट केस एक छोटे से वेंडर के लिए भी पूरी 10,000 करोड़ की कंपनी को ताला लगा दिया जाएगा जब तक वो उसके पैसे पे नहीं करेंगे, which is a very good thing. You know, it will bring the credit discipline in our country. अगर कोई किसी से पैसे उधार लेता है तो उसको सीरियसली लेना पड़ेगा कि जी मुझे ये पैसे वापस भी करने हैं, which is a very must to do thing. अगर हम अपने देश के अंदर कैपिटल, हमारा देश कौन सा है, कैपिटल स्कैर्स, ठीक है, हमारे देश के अंदर पैसे की कमी है, क्योंकि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं तो वहां पर जो बड़े लोअर क्लास की जॉब्स करते हैं, जैसे कि कोई पोस्टमैन हो गया, वेटर हो गया, स्वीपर हो गया, उनकी भी नेटवर्थ बहुत अच्छी है, उनकी भी गाड़ी, बैंक बैलेंस, घर, अगर आप टोटल एसेट्स जोड़ेंगे, सो दोज कंट्रीज आर कैपिटल रिच कंट्रीज, जबकि इंडिया इज अ कैपिटल स्कैर्स कंट्री। अभी हम डेवलपिंग नेचर में, पैसा है हमारे देश में बट अभी उतना नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्रीज में। तो हमारे देश में हमें कैपिटल को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं कि कोई किसी का पैसा ले ले और फिर वापस ना करे। तो क्रेडिट डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा, जो कि कौन लेकर आया, आईबीसी। लेकिन अब हमने ये कोड तो बना दिया, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तो बना दिया, लेकिन ये कोड को सुपरवाइज भी तो करना पड़ेगा ना। अगर आप कोई सुपरवाइजरी अथॉरिटी ही नहीं बनाएंगे कि लोग इसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन भी तो लिया जाना चाहिए, तो वो सब कौन करेगा, आईबीबीआई। तो आईबीसी को ठीक से एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक अथॉरिटी बनाई, दैट इज आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने सारा बैकग्राउंड आपको बता दिया। आइए जी अब जल्दी से इसको पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं द आईबीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 अंडर द आईबीसी कोड। इसको हम द कोड कह के भी बुलाएंगे, मतलब अगर अब आने वाले चैप्टर में आपको कहीं पे भी कोड वर्ड मिले तो आप समझ लेना कि हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात कर रहे हैं। इट इज अ की पिलर ऑफ द इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोड। तो वो कहता है, देखिए क्या है की पिलर, की पिलर कौन है, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। कहता है ये की पिलर है ताकि हम इंप्लीमेंट कर सकें। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमने आईबीबीआई को क्यों ऑथराइज किया, हमने क्यों क्रिएट किया, ताकि हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को ठीक से इंप्लीमेंट कर सकें, दैट कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज। और देखिए पहली बार में कोई भी कानून अच्छा नहीं बनता, उसको जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तब हमें पता लगता है कि इसमें कुछ लूप होल्स रह गई हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, और उसको हम टाइम टू टाइम अमेंड भी करते रहते हैं। और वो कहते हैं कि अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन एंड द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्संस, पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड द इंडिविजुअल्स। ठीक है, अभी तो बेसिकली ये किसके ऊपर लगता है, कॉर्पोरेट पर्संस, कंपनीज के ऊपर लगता है, बट द प्लान इज देयर कि इसके अंदर पार्टनरशिप फॉर्म्स और इंडिविजुअल्स को भी लेकर आया जाएगा। इंडिविजुअल मतलब कि अगर कोई मिस्टर ए पैसे नहीं दे रहा तो उसका भी जो कोड है आईबीसी के अंदर उसे लेकर जाया जाएगा इन अ टाइम बाउंड मैनर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी को उसको लिक्विडेट करने के लिए आईबीसी से पहले इंडिया में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा था, 26 साल। लेकिन अब कहता है टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने, 1 साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। तो फिर उस टाइम बाउंड मैनर के अंदर हम आपको आपके पैसे रिकवर करवा के देंगे फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स। कितनी अच्छी बात कही उसने। देखिए अगर किसी कंपनी के अंदर कोई मशीन पड़ी है, कोई बिल्डिंग पड़ी है, और उसको 26 साल तक मैंने बंद करके रखा और 26 साल के बाद बेचूंगा अगर उस मशीन को, तो वो मशीन सिर्फ कबाड़ में ही बिकेगी। ये सब ठीक है। तो वो कहेंगे कि सर ये 26 साल पुरानी टेक्नोलॉजी अब थोड़ी ना काम करती है, लेकिन अगर उसे मैं 6 महीने में ही बेच दूंगा तो मुझे ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो कंपनी का देखिए पहले ही दिवालिया निकल गया, पहले ही उसके एसेट्स कम है और लायबिलिटीज उसकी ज्यादा है।
अब आप एसेट्स को अगर बेचने में इतना टाइम लगा दोगे तो जो आप सोचते थे कि 2 करोड़ मिलेंगे वो 2 करोड़ भी नहीं मिलेंगे, उससे 50 लाख ही मिलेंगे, बिकॉज आपने टाइम इतना ज्यादा लगा दिया। तो वो कहता है कि टाइम बाउंड मैनर में अगर आप काम करेंगे तभी एसेट्स की अच्छा सा अच्छा प्राइस मिल पाएगा। बट अगर आप 20 साल के बाद जाकर वो बिल्डिंग को बेचेंगे इतने में तो बिल्डिंग भी सारी खराब हो जाएगी। ऑफ सच पर्सन एंड टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए देश के अंदर अगर डिसिप्लिन ज्यादा होगा, रूल्स अच्छे से फॉलो होंगे, तभी ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे, तभी ज्यादा लोग सक्सेसफुल होंगे। देखिए एक पर्सन जब अनसक्सेसफुल होता है तो उसके आसपास वो 50-100 लोग जो उसके आसपास होते हैं ना, उन सबको लगता है नहीं 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 बिजनेस नहीं करना चाहिए, इसमें तो बहुत रिस्क है। हमारा एक रिश्तेदार था जी, उसके पास 5 करोड़ थे, 0 पे आ गया, इससे अच्छा तो आप जॉब कर लो। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरशिप को भी आप तभी प्रमोट कर सकते हैं अगर आपके देश के अंदर बिजनेस फेवर्ड क्लाइमेट है, कि बिजनेस को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, देखिए अगर कोई पैसे मार लेगा और उसके ऊपर मैं कोई एक्शन ले ही नहीं सकता, मैं तो कभी किसी को उधार दूंगा ही। मेरे पास 100 करोड़ रुपया भी वैसे है नहीं, बट अगर हो तो मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपया भी हो तो मैं तो उसकी एफडी करवाऊंगा या अपने घर पे ही रखूंगा, उससे किसी को उधार नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसने मेरे पैसे मार लिए मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आईबीसी कोड बहुत अच्छे से काम कर रहा है और मेरे को अगर पता लगेगा कि अगर आपने किसी को उधार लिए तो उसे पैसे वापस करने ही पड़ते हैं, फिर मैं उसे उधार पे पैसा दे दूंगा, जिससे मार्केट के अंदर क्रेडिट बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को उधार देना शुरू करेंगे। एंड द बैलेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, और वो कहता है कि जी इसमें सभी स्टेक होल्डर्स का फायदा है। स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग होते हैं जी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी से या कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं या कंपनी से इम्पैक्ट होते हैं। तो वो कहता है कि इट इज गुड फॉर एवरीवन। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम आईबीसी क्यों लेकर आए, बिकॉज द प्रोविजंस वर स्कैटर्ड इन द वेरियस एक्ट्स। अब हमने उन सारी प्रोविजंस को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। अब कोई सारफेसी एक्ट नहीं, अब कोई कंपनीज एक्ट नहीं, अब अगर इंसॉल्वेंसी का मैटर होगा तो आपको आईबीसी में ही आना पड़ेगा। लेकिन आईबीसी हमने बहुत अच्छा कानून एक बना तो दिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, इसको अमेंड करने के लिए हमें एक अच्छे से बोर्ड की जरूरत थी। So that is the IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India. It is a unique regulator. इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। Regulates a profession as well as the process. बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताई जी। प्रोफेशन की भी आपको एक और बात बताता हूं। हमने कहा कि सर आईबीसी के अंदर ना इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स, इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर कौन होंगे? इट कैन बी अ सीए, इट कैन बी अ सीएस, इट कैन बी एन एडवोकेट। ठीक है, बहुत अच्छी प्रोविजन। उन्होंने कहा प्रोफेशंस को लेकर आइए जी, तभी तो प्रोफेशनल काम मिलेगा, तभी तो टाइम बाउंड और एक अच्छा समाधान आपको मिलेगा। सो इन दैट केस जो आईबीबीआई है वो प्रोफेशनल्स को भी, प्रोफेशनल जो सीएस काम कर रहा है उसको भी सुपरवाइज करता है, क्या वो अपना काम ठीक से कर रहा है। कहता है प्रोसेस तो वो देखेगा ही देखेगा, साथ में उस प्रोफेशन को भी देखेगा, उस प्रोफेशनल को भी देखेगा जो कि आईबीसी के तहत काम कर रहा है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता था कि 2016 के बाद से सीएस प्रोफेशन का स्कोप ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, ड्रास्टिकली। हमारे शहर के जाने माने सीएस जो हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, जो साल का बहुत अच्छा अर्न करते थे, उन्होंने भी सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा अपनी अटेंशन 2016 के बाद से आईबीसी के अंदर दे रखी है, क्योंकि इट इज वेरी 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 गुड वर्क एंड वेरी वेल रेम्यूनरेटेड। ठीक है, सो जो शहर के जाने माने सीएस हैं वो भी आजकल बहुत ज्यादा काम किसका करते हैं? आईबीसी का करते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये रेगुलेटर है, ये प्रोफेशनल्स को भी देखता है और उनकी प्रोसेस को भी चेक करता है। इट इज अ रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कौन होंगे जी, सीए, सीएस और एडवोकेट्स। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, उन्होंने अगर एजेंसी खोल रखी है तो वो कहते हैं एजेंसीज को, प्रोफेशनल एंटिटीज को, जैसे कि आईसीएआई हो गया, आईसीएसआई हो गया, एंड द इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट
इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज ना हमें सब कुछ बताती है, सब कुछ। जैसे एक कंपनी है, उसने 2000 लोगों से पैसे लेने हैं, 5000 को पैसे देने हैं, तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपने किससे कितने रुपए लेने हैं और उस पर्सन जिससे आपने रुपए लेने हैं उसकी क्या रेपुटेशन है, वो उसके देने के कितने चांसेस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो इट इज अ रेगुलेटरी ओवरसाइट। जो IBBI है, मैंने आपको बताया कि अब एक तरह से क्लास का मॉनिटर है। ठीक है, और ये सबको सिर्फ मॉनिटर कर रहा है, क्या ये सभी लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें CA, CS, एजेंसीज, प्रोफेशनल एंटिटीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज सारे आ जाते हैं, जो भी इंसॉल्वेंसी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। इट राइट्स एंड एनफोर्सेस द रूल्स फॉर द प्रोसेसेस। ठीक है जी, कोई भी काम करना है तो उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ये कौन बताएगा, IBBI। नेमली द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और बैंक्रप्सी कोड। मैं आपको बता देता हूं, एक नया वर्ड आया है जी, रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन, तो आपको बताइए, मैं दोनों आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जब कभी भी ना किसी कंपनी की कंप्लेंट होती है, लेट अस से DLF की कंप्लेंट कर दी किसी बैंक ने या फिर अदर देन बैंकिंग ने। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिस्टर A ने DLF को कुछ सामान दिया था और DLF उनकी पेमेंट नहीं करते थे, तो वो भी IBC में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि सर मैंने इस पर्सन से पैसे लेने हैं, पैसे ड्यू हो चुके हैं और ये अभी तक दे नहीं रहे। या फिर बैंक ने कोई लोन दे रखा था, वो इंस्टॉलमेंट अब उन्होंने रोक दीजिए, DLF वो पैसे नहीं दे कर पा रहा। किसी भी केस में इट मे बी अ बैंक और अदर देन बैंक, एनीवन हु अप्लाई टू द IBC और कहते हैं कि जी इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोफेशनल को बुलाएंगे। ठीक है, इट मे बी अ CA, इट मे बी अ CS को कहेंगे कि जी आप इस कंपनी का चेक कीजिए कि ये कंपनी सॉल्वेंट है कि इनसॉल्वेंट है। ठीक है, कि इसकी इस तरह से कंप्लेंट आई है कि पैसे नहीं दे पा रहे, आप चेक करो कहीं इनकी लायबिलिटीज इनके एसेट से ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, और अगर ज्यादा है तो आप एक रेजोल्यूशन प्लान हमें बताइए। प्लीज ये अब ध्यान से सुनना जी, कॉन्सेप्ट मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। रेजोल्यूशन प्लान अब हमें बताइए, रेजोल्यूशन प्लान इज, क्या हम इस कंपनी को किसी तरह बचा सकते हैं, क्या हम किस कंपनी को किसी तरह बंद होने से बचा सकते हैं? अगर यस, तो बताइए कैसे। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कंपनी बंद हो। देखिए, कंपनी बंद होगी तो फिर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, बहुत सारे लोग जिनके घर चलते थे, वेंडर्स थे, कस्टमर थे, सप्लायर्स थे और सर्विस प्रोवाइडर थे, एम्प्लॉइज थे, उन सबको काम मिलना बंद हो जाएगा। तो सरकार इज नॉट इन द फेवर कि हम कंपनी को डायरेक्टली बंद कर दें, क्योंकि वो किसी के पैसे टाइम पे नहीं दे पा रहे। तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि कंपनी अगर किसी के पैसे नहीं दे रही तो क्या ये इंसॉल्वेंट है। और इंसॉल्वेंट भी ना, देखिए अलग अलग केसेस हैं, जैसे कि लेट अस से मेरी कंपनी के अंदर लायबिलिटीज हैं 5000 की और मेरे पास है 4500। तो पैसे मेरे पास कम है, लेकिन मैंने कहा सर मेरे को 2-4 साल की मोहलत दे दो, मैं प्रॉफिट कमाकर दोबारा से पॉजिटिव में आ जाऊंगा। लेट अस से मैं एक साल में 500 रुपया कमा लेता हूँ या 300 रुपया कमा लेता हूँ, तो मेरे तो सिर्फ 500 रुपये शॉर्ट में, अगर आप 2 साल दोगे तो फिर मेरे एसेट ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि मैं प्रॉफिट कमा लेता हूँ और मेरी लायबिलिटीज कम हो जाएगी। तो आप मुझे कुछ रेजोल्यूशन प्लान दीजिए, आप मुझे बंद करने के बारे में मत सोचिए। लेकिन अगर एक कंपनी की देनदारी है 5000 की, लेकिन उसके एसेट्स हैं सिर्फ 200 रुपए के, ये कंपनी तो कैसे सर्वाइव करेगी? सूनर और लेटर इसको बंद होना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले प्रोफेशनल को बोलते हैं कि आप एक रेजोल्यूशन प्लान बनाकर लेकर आइए। रेजोल्यूशन प्लान क्या है? हम इसे किसी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे इस सिचुएशन को बच सकते हैं। अगर बच सकते हैं तो जरूर बचेंगे, अगर नहीं बच सकते तो फिर कंपनी को फिर लिक्विडेट कर दिया जाएगा। लिक्विडेट इज द प्रोसीजर जिससे कंपनी को बंद करने की शुरुआत की जाती है। लिक्विडेशन के अंदर हम सारे एसेट्स को बेचते हैं और एक एक करके लायबिलिटीज में पैसे पे कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये सारा प्रोसेस हमें बताते हैं कि जी कैसे रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाएगा, कैसे उसे लिक्विडेट किया जाएगा, इंडिविजुअल का प्लान कैसे बनाया जाएगा और इंडिविजुअल को बैंकरप्ट कैसे किया जाएगा। It has also been designated as an authority under the company's registered values and the valuation rules। 2017 के अंदर भी IBBI को अथॉरिटी कह के डेजिग्नेट किया गया है, so that they can regulate and development of the profession of valuers। ठीक है जी, तो valuers को भी कौन सुपरवाइज करेंगे? IBBI।
तो पहले कौन से प्रोफेशनल्स का मैंने नाम दिया था, सीए, सीएस और एडवोकेट्स। इसके अंदर अब आप और ऐड कर दीजिए, दैट इज वैल्यूअर्स की जो सर्विसेज दे रही हैं उनको भी कौन मॉनिटर करेगा, IBBI। सो द पर्टिकुलर्स वर वेरी सिंपल जी। तो हमने क्या कहा कि ये यूनिक रेगुलेटर है, ये प्रोसेस को, जो भी इंसॉल्वेंसी के अंदर प्रोसेस होती है उसको तो मॉनिटर करता ही है, उसके साथ प्रोफेशन को भी ये मॉनिटर करता है। और वो कहते हैं कि ये प्रोसेसेस के लिए रूल्स लिखता है कि ये प्लान कैसे बनाया जाएगा, कितनी देर में बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, और अगर कोई प्लान आप अच्छा सा नहीं बना सकते तो फिर हम उस कंपनी को मजबूरन लिक्विडेट कर देते हैं। और हमने क्या कहा कि कंपनीज के रजिस्टर्ड वैल्यूज एंड द वैल्यूएशन रूल्स के अंदर भी इसे अथॉरिटी कह के डेजिग्नेट किया गया है। किसको, IBBI को, IBBI को। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, IBBI के बारे में। सो आई होप ये अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। So friends, we are moving ahead to the next topic, that is the NCLT. Very important and the interesting one. NCLT 2016 में भी कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू आया, एंड उससे पहले NCLT का कोई वजूद नहीं था। एंड NCLT ने बहुत सारी अथॉरिटीज का जो काम था वो सिंगल हैंडेडली संभाल लिया। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी, सबसे पहले वो कहता है कि NCLT ने किसका काम संभाला जी, हाई कोर्ट के जितने भी मैटर्स थे। CLB में जौन से मैटर्स जाते थे बाइफर के पास, एंड द अदर ऑपरेटिंग ऑल द मैटर्स, वो भी यहाँ पर जाने शुरू हो गए। हाई कोर्ट के बारे में बताता हूँ जी। इससे पहले कि किसी कंपनी को बंद करना है, कंपनी के ऊपर कोई भी रीस्ट्रक्चरिंग, टेक ओवर, अमालगमेशन, जो भी ऑर्डर्स होते थे वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट को वो ऑर्डर पास करने पड़ते थे। लेकिन आपको पता ही है जी, हमारे देश की हाई कोर्ट्स आर सुपर ऑक्यूपाइड, और उसमें सिर्फ कंपनीज के मैटर नहीं जाते बल्कि 10,000 और भी मैटर्स जाते हैं। 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, वो भी हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। किसी का पड़ोसी के साथ प्रॉपर्टी का झगड़ा है, वो भी हाई कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। डाइवोर्स का कोई केस है, कोई मर्डर का केस है, कोई रेप का केस है, वो सारे के सारे कहाँ पे पहुंच जाते हैं जी, हाई कोर्ट के अंदर। एंड द हाई कोर्ट वाज ओवर वॉल्यूम्ड बाय ऑल दीज केसेस, जिसके अंदर कंपनीज को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलने पाती थी। बिकॉज अगर किसी की बेल है, किसी की सेंटेंस करना है, किसी की लाइफ सेंटेंस किसी को देना है, तो हाई कोर्ट जो है वो हर रोज सुबह जब उनकी टेबल के ऊपर 50 या 100 केसेस आते हैं, वो उनमें से प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा केस टॉप प्रायोरिटी पे है और कौन सा केस कम प्रायोरिटी पे, जिसके अंदर कंपनीज के जो केसेस थे वो ज्यादातर लीस्ट प्रायोरिटी वर्क में जाते थे, जिसकी वजह से वो डिले हो जाते थे कमिंग डेज के ऊपर। अब हमने क्या किया कि कंपनीज का कोई भी मैटर कभी भी हाई कोर्ट के अंदर जाएगा ही नहीं, वो अब रिप्लेस हो गया कहां से, NCLT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। इसी तरह से NCLT की तरह ही कंपनीज एक्ट में पहले CLB, कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था, जो कि सभी मैटर्स को सुपरवाइज करता था। कंपनी लॉ बोर्ड को तो बंद हो गई काफी साल हो गए। एक होता था जी हमारे पास बाइफर, एक एक्ट होता था सिका। सिका एक्ट के अंदर, सिका इज द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज के ऊपर एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज, सिका एक्ट हमारे पास होता था। वो कंपनीज जिनकी नेटवर्थ नेगेटिव हो जाती थी वो सिका एक्ट के अंदर चली जाती थी। और जैसे मैंने आपको बताया ना, IBC के अंदर जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वो IBBI है। इसी तरह से जो सिका के अंदर जो मेन बोर्ड था, दैट इज द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड द फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बाइफर हम इसको प्यार से कहते थे। सिका एक्ट रिपील कर दिया गया। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे एक्ट खत्म किए गए जी जब IBC आया, तो 2016 के अंदर सिका एक्ट खत्म कर दिया गया। अब हमने कहा कि जी सिका एक्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, अब हमारे पास कौन सा कोड है, IBC। सो बाइफर के भी जितने भी मैटर्स थे वो भी सारे के सारे, देखिए बाइफर जिस दिन बंद हुआ तो ऐसा थोड़ी ना कि उसके सारे केसेस खत्म हो गए थे, हमने वो सारे केसेस जो थे वो शिफ्ट कर दिए किसके अंदर, NCLT के अंदर। और भी हमारे जितने भी मैटर्स थे वो सारे भी अब NCLT में ही जाया करेंगे। सो कहते हैं कंपनीज, the central government has constituted the NCLT, National Company Law Tribunal, under section 408, very important, of the Companies Act 2013 with effect from 1st June 2016.
इन द फर्स्ट फेज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, शॉर्ट में MCA, have set up the 11 benches, one principal bench। NCLT के अंदर हमने जैसे हाई कोर्ट, तो आपको पता है ना हर एक स्टेट की एक अलग अलग हाई कोर्ट होती थी, इसी तरह से NCLT भी हमें अपनी ही चाहिए थी। लेकिन फर्स्ट फेज में उन्होंने कहा कि हम 11 बेंच लेकर आएंगे। प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में होगा और बाकी जो 10 बेंचेस हैं वो न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई के अंदर लोकेट किए गए। दीज बेंचेस विल बी लेड बाय, और हर एक बेंच के अंदर NCLT की हर एक ब्रांच के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और इसमें 16 जुडिशियल मेंबर और 9 टेक्निकल मेंबर थे, जो कि दे वर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन। तो हर एक का एक प्रेसिडेंट और 16 जुडिशियल मेंबर्स और 9 टेक्निकल मेंबर्स हमारे पास थे। NCLT वो कहता है इट इज द आउटकम ऑफ एराडी कमेटी। एराडी कमेटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको स्टार मार्क करेंगे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। एराडी कमेटी जो है ये हम ना, जैसे हमने इंटेलेक्चुअल्स को बोलते हैं, देखिए हमारे देश में कोई भी कानून चल रहा होता है तो हम एक कमेटी बना देते हैं जिसके अंदर हमारे देश के टॉप मोस्ट ब्रेन्स होते हैं और उनको उसमें एक जैसे हेड थे मिस्टर एराडी, इनको हमने कहा कि सर आप ना साल का टाइम ले लीजिए चाहें और हमें बताइए कि हम अपने कंपनीज एक्ट को और कैसे इंप्रूव करें। तो एराडी कमेटी ने सबसे पहले प्रपोज किया था कि सर ये जो आप अपने केसेस जो हैं कुछ CLB में भेज देते हो, कुछ बाइफर में भेज देते हो, कुछ हाईकोर्ट में भेज देते हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। एक अलग से जुडिशरी की जरूरत है जो 100% डिवोटेड हो सिर्फ कंपनीज के लिए। तो हम लेकर आएगी NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो हमने कहा कि जो NCLT है इसका आइडिया हमें किसने दिया, इट इज द आउटकम ऑफ एराडी कमेटी ने जो हमें रिकमेंडेशन दी, वहां से NCLT पैदा हुई। It was notified under the Companies Act 2013. It is a quasi judiciary authority. Quasi मैंने पहले भी बताया था, that is semi, ठीक है, कि ये भी एक तरह से judiciary authority है, incorporated for dealing with corporate disputes। तो इसका मेन काम क्या है, अगर किसी कंपनी का आपस में कोई झगड़ा हो जाता है या कोई भी मैटर जिसमें कोई कंपनी इन्वॉल्व है तो वो NCLT के अंदर जाएगा। They are of this, that are of the civil nature arising under the Companies Act. However, difference could be witnessed in the powers and the functions of the NCLT under the previous Companies Act. और वो कहता है कि पहले Companies Act जो पहले 1956 था या उससे पहले 1912 था, तो वो कहता है कि जो उसके अंदर कुछ और रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन 2013 के अंदर कुछ और है। लास्ट में वो कहता है कि बड़े लोगों ने NCLT की वैलिडिटी को ही चैलेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया कि ये बन कैसे गई, ये भारत का संविधान NCLT की परमिशन नहीं देता और ये आपने बना कैसे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कहा कि ये प्रिजर्व्ड है, कि ये बिल्कुल ठीक है जी, हमने भारत का संविधान पढ़ा है और भारत के संविधान में NCLT को बनाने के लिए फुल ऑन प्रोविजन है। कोई भी बात कॉन्स्टिट्यूशन की हम फॉरगो नहीं कर रहे, नाराज नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही इसे बनाया गया है। NCLT वर्क्स अपॉन द लाइंस ऑफ द नॉर्मल कोर्ट। जैसे नॉर्मल कोर्ट काम करता है कि एक बंदा कंप्लेंट लेता है, फिर हम दूसरे को बुलाते हैं, वो जवाब देता है, विटनेसेस आते हैं, एविडेंसेस आते हैं, बिल्कुल वैसे, और लास्ट में फिर जजमेंट सुनाई जाती है। तो कहते हैं नॉर्मल कोर्ट जैसे काम करती है, NCLT भी वैसे ही काम करता है। इन द लॉ ऑफ द कंट्री एंड ऑब्लाइज्ड टू फेयरली and without any bias determine the facts of the each case and decide the matters in accordance with the principles of natural justice and the continuance of such decision, offer the conclusion from the decision in the form of orders। और NCLT ऑर्डर पास करता है और जो भी उसको लगता है कि ये ऑर्डर पास होना चाहिए कंक्लूड करने के लिए, मामला खत्म करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली दे पास द